एक बार भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। अब ये बातें हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं, बार बार गोरखा की बातें आ रही हैं। इसके कुछ राजनीतिक पहलू और सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, यानी भारत के साथ इनका क्या संबंध रहा और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। गोरखा सैनिकों की जो पहचान रही है, उनकी बहादुरी, पहाड़ी इलाकों में लड़ने की क्षमता, अनुशासन, आक्रामक युद्ध शैली और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता। वे कम ऑक्सीजन में भी प्रभावी रूप में युद्ध कर सकते हैं और पहाड़ों पर तो बहुत ढंग से। अब आगे ये देखता हूं, अब देखते हैं कि आजादी के बाद गोरखा रेजिमेंट का भारत में क्या योगदान रहा। आजादी के बाद भारत को कई एक युद्धों का सामना करना। 1947-48 में कश्मीर युद्ध, 1962 में चीन का युद्ध, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, 1999 के करगिल युद्ध वगैरह वगैरह। इतना नहीं, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे शांति मिशनों में भी इन्होंने भाग लिया। लेकिन जितने भी युद्धों में भाग लिया गोरखा रेजिमेंट ने, वहां उनकी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ा योगदान रहा है। भाई 1971 का जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, जो आज नया देश बना है, सच पूछो इसे निर्माण करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गोरखा रेजिमेंट का ही रहा है। गोरखा रेजिमेंट दुनिया के सबसे बहादुर लड़ाकू जातियों में गिने जाते हैं। एक अलग जमात है, उनमें बहुत सारे आते हैं। गोरखाओं ने ही, गोरखाओं का एक युद्ध घोष था, जय महाकाली आयो गोरखाली। ये जो नारा था, याद है, ये दुश्मनों को हाड़ कपा देते थे। लेकिन जिसकी तरफ हम लोग बात करना चाहते हैं, आज उसी गोरखा की भर्ती भारत की सेना में बंद है। भारत में भी गोरखा हैं, उनकी भर्ती है, लेकिन नेपाल की गोरखा, जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है एक तरह से भारत के निर्माण में, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक, ये नेग्लिजेंस के रूप में आ गया है। मतलब सरकार उधर दिलचस्पी नहीं ले रही है। जब से अग्निपथ योजना आई 4 वर्ष के लिए, तब से यह मुद्दा अटका पड़ा है। भारत सरकार कहती है कि गोरखा की भर्ती के लिए नेपाल सरकार ही तैयार नहीं है। नेपाल सरकार की अपनी दलीलें हैं। वो कहती है कि भाई हमने 4 वर्ष के लिए नौकरी में अपने जवानों को नहीं भेजने, यह हमारा समझौता नहीं है। खैर, वो अलग राजनीतिक मुद्दा है। चाहे जो कुछ भी हो, एक जो सबसे गंभीर प्रश्न है, अगर कल चीन नेपाली गोरखाओं को भर्ती करने लगे तो हिमालय की शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसलिए भारत सरकार को एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए। अपनी बातों पर अडिग रहना यह कूटनीति नहीं है। अगर भारत सरकार हिमालय क्षेत्र में नेपाल सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर बढ़ेगी तो एक सुपर पावर के रूप में यहां पर बढ़ सकती है। अदरवाइज नेपाल का झुकाव भी चीन की तरफ हो सकता है, और चीन की तरफ होने से अगर वो भर्ती करने लग गए तो चीन की सेना बहुत ताकतवर सेना बन जाएगी। शायद इस चीज को भारत सरकार को अभी आभास नहीं है। आप समझते हैं कि गोरखा नाम की उत्पत्ति हुआ कहां से, आखिर यह कहां से? इनके बारे में कई एक सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख बातें हैं और जिसमें अधिक से अधिक सच्चाई है, वह है कि ये बाबा गुरु गोरखनाथ की परंपरा से जुड़ी हुई है। गुरु गोरखनाथ के बारे में निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि वो नेपाल में हैं या निश्चित रूप से भारत में है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय
न आज के भारत जैसे राष्ट्र थे और न ही आज के नेपाल जैसी आधुनिक सीमाएं थी। फिर भी जो अधिक से अधिक सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो नेपाल की ओर है, क्योंकि नेपाल के गोरखा एरिया में गोरखनाथ की गुफा है, मंदिर है, और कई नेपाली परंपराएं इनसे जुड़ी हुई हैं। अब देखिए विषय क्या है कि हिंदुस्तान का गोरखपुर और नेपाल का गोरखा क्षेत्र या गोरखा कम्युनिटी का क्या रिलेशन है। बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि गोरखा और गोरखपुर का कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही महान योगी गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ भारत का गोरखपुर, दूसरी तरफ नेपाल का गोरखा राज्य। इन्हीं गोरखाओं ने आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में अपनी पहचान बनाई। फिर भी गुरु गोरखनाथ भारतीय उपमहाद्वीप की एक साझा आध्यात्मिक विरासत हैं, जिन्हें भारत और नेपाल दोनों में सम्मान दिया जाता है। आज का उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला इन्हीं के नाम पर है, जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसी परंपरा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ।